जब आप बचपन में थे 3 साल 4 साल के थे तो या उस समय आपको कैसा गाँव का माहौल था? उस समय भी आपको लगता था कि कहीं कुछ लोगों का जो अधिकारों का हनन हो रहा है? हमारी जो पैदाइश हुई वो एक किसान परिवार में भी थी। तो मैं प्रॉपर बेसिकली जो है गाजीपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ का जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है और जब वो अपने 10 साल 12 साल क्रॉस करता है तो उसका पहला जो एम होता है वो होता है कि अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए समर्पित होना। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा बॉडीज जो आती हैं, सबसे ज्यादा शहीद होता है वो गाजीपुर का। गाजीपुर। तो सारी पढ़ाई मेरी अयोध्या में, जो मेरा कर्म भूमि वो अयोध्या है। गाँव मेरा आना जाना रहता है। पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी हमारे किसान थे। वहाँ पे आपको छात्र राजनीति कैसा लगता था? करते थे या छात्र राजनीति से? छात्र राजनीति में इंटरेस्ट था हमारा। होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स किए थे? जी। वहाँ पे कैसा माहौल था? रैगिंग वैगिंग को लेके क्या था उस समय? रैगिंग फर्स्ट ईयर में रैगिंग खूब होती थी। फर्स्ट ईयर में जब हमारी रैगिंग हुई तो हमारी सीनियर से कुछ मतलब झगड़े हुए, लड़ाई भी हुई। आप लोग जोड़ी बहुत लोग कहते हैं जय वीरू शोले वाली मूवी की तरह, क्या है? हम दोनों एक कोख से नहीं पैदा हुए, लेकिन समझ लीजिए एक माँ के बेटे के तरीके हैं वो। नहीं, बहुत सारे लोग बहुत कहते हैं वहाँ के आपके बारे में, लोग बताते हैं आप पिस्टल लेके चलते थे कॉलेज में। अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं में रखता था। दोस्तों नमस्कार। अभी तक आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते रहते हैं जिनके लाइफ से जुड़ी हुई कहानियाँ लोगों को प्रेरित करती हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। समाज में कैसे लड़ा जा सकता है, समाज को कैसे एक अच्छा संदेश, एक अच्छा लीडर कैसे मिल सकता है। आज उन्हीं समाज के बीच से एक ऐसे परिवार से, जो गांव से निकल के आज के समय में पूरे भारत के युवाओं के स्रोत बन रहे हैं, जो गरीबों की आवाज़, जो आदमी अपने न्याय के लिए नहीं लड़ पाता था, वो सीधे इनके पास जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो अपने धर्म को लेके, या तो समाज को लेके, या तो जिनको दबला कुचला माना जाता है, जिनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, वो सभी लोग इनके पास एक न्याय के लिए जाते हैं और उनके लिए दिन रात हमेशा एक करके। ऐसे ही शख्सियत एक हमारे साथ आज मौजूद है हमारे स्टूडियो में, सनी सिंह, करणी सेना के प्रमुख उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपको यहाँ इस समाज सेवा में काम करके कैसा लग रहा है? नहीं, बचपन से ही हमारी एक सोच थी कि कुछ अलग करना है और इसी सोच के साथ मैंने अपने जीवन में ये कार्य प्रारंभ किया। जब आप बचपन में थे 3 साल 4 साल के थे तो या उस समय आपको कैसा गांव का माहौल था? उस समय भी आपको लगता था कि कहीं कुछ लोगों का जो अधिकारों का हनन हो रहा है? नहीं, वो तो 3 साल की उम्र में बच्चे का क्या 5 साल 7 साल? ये था कि देखिए हमारी जो पैदाइश हुई वो एक किसान परिवार में भी थी। तो मैं प्रॉपर बेसिकली जो है गाजीपुर का रहने वाला हूँ और पूर्वांचल की जो मिट्टी है गाजीपुर की, वो आप सुने होंगे गाजीपुर जिला की। अगर बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ का जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है और जब वो अपने 10 साल 12 साल क्रॉस करता है तो उसका पहला जो एम होता है वो होता है कि अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए समर्पित होना। कभी भी युद्ध होता है, आप देखिए कारगिल युद्ध हुआ, चाहे जो भी युद्ध हुए हमारे, बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा बॉडीज जो आती हैं, सबसे ज्यादा शहीद होता है वो गाजीपुर का होता है। बिल्कुल। तो शहीदों की धरती बोली जाती है। तो वहाँ के बच्चों के जो मन में जो होता है ना, वो होता है कि पहले तो अपने देश के लिए कुछ करना है। सुबह 3 बजे से बच्चे वहां दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही है। और पहला उनका यही होता है कि भाई अगर कुछ करना है तो आर्मी में जाना है, सेना में जाना है। तो वही मेरा भी इच्छा थी कि हाँ, सेना में जाना है। हाई स्कूल की पढ़ाई आप कहाँ से किए थे? हाई स्कूल हमने जो है, देखिए मैं 2 साल का था तो मेरे फूफा जी हैं हमारे, उन्होंने हमको जो है गोद ले लिया था, तो मैं अयोध्या चला आया उनके साथ। 2-2.5 साल का था तो सारी पढ़ाई मेरी अयोध्या में, जो मेरा कर्म भूमि वो अयोध्या है। जन्मभूमि मेरी गाजीपुर है, लेकिन कर्म भूमि मेरी अयोध्या है। गाँव से आपका कितना लगाव रहता है? गाँव मेरा आना जाना रहता है, गाजीपुर आना जाना रहता है सबसे। पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी हमारे किसान थे, खेती करते थे, बस करते थे। उसके बाद जो है वो भी 2019 में एक्सपायर हो गए। और उसके बाद आपकी एजुकेशन हाई स्कूल? और उसके बाद फिर जो सारी पढ़ाई जो हुई मेरी अयोध्या में भी, इंटर तक मैं अयोध्या पढ़ा। उसके बाद वहाँ पे आपको छात्र राजनीति कैसा लगता था? करते थे या छात्र राजनीति से? छात्र राजनीति में इंटरेस्ट था हमारा। मेरा क्या था, मैं राजनीति छात्र करता नहीं था, लेकिन जो हमारे लोग बच्चे, जो हमारे मित्र थे जो करते थे, मैं उनका सपोर्ट करता था। बैक सपोर्ट, उनको चुनाव लड़ाना, उनके चुनाव में सपोर्ट करना, ये कार्य मेरा करता था। किस तरह से जैसे सपोर्ट करते थे आप? अब मैं देखता जिसके अंदर नेतृत्व की अच्छी क्षमता होती थी, जो वाकई में छात्र हितों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होता था, उसको हम बैक सपोर्ट करके उसके लिए कार्य किया। ग्रेजुएशन के बाद आप, इसके बाद आप मेरठ चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। वहाँ कौन से कॉलेज में एडमिशन ली? हमने जो है JBIHM से हमने डिग्री ली थी वहाँ पे। अच्छा।
होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स किए थे, जी जी जी। वहाँ पे कैसा माहौल था? रैगिंग वैगिंग को लेके क्या था उस समय? रैगिंग रैगिंग फर्स्ट ईयर में रैगिंग खूब होती थी। फर्स्ट ईयर में जब हमारी रैगिंग हुई तो हमारी सीनियर से कुछ मतलब झगड़े भी हुए, लड़ाई भी हुई। उसमें फिर हमने रैगिंग अपने कॉलेज में बंद भी कराया पूर्ण तरीके से। जेपीएचएम में रैगिंग जो है फर्स्ट ईयर में हमने ये मतलब बंद कराया, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत अच्छा पूर्वांचल के बच्चे काफ़ी होते थे और उधर जो बच्चे उधर जाट गुज्जर टाइप के रहते होंगे लोग। हाँ, तो ये था कि थोड़ा-सा दबाव उन लोग का ज़्यादा रहता था। आए दिन कोई न कोई बात को लेकर के जूनियर्स के साथ बदतमीज़ी करते थे। तो ये था कि मैं उसका विरोध करता था और लास्टली ये है कि पूर्ण रूप से हमने रैगिंग अपने फर्स्ट ईयर में ही बंद कराई थी। आपको जैसे सीनियर से डर नहीं लगता था कि हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, यहाँ पे नहीं, नहीं, जो कैसे डर हम? डर होता तो आज मैं इस स्थान पे होता ही नहीं। डर और इससे तो मतलब कोई वास्ता ही नहीं हमारा। तो नहीं, बहुत सारे लोग बहुत कहावते हैं वहाँ की आपके बारे में, लोग बताते हैं आप पिस्टल लेके चलते थे कॉलेज में, ऐसा ऐसा क्या है? नहीं, वो पिस्टल वगैरह लेकर चलना कोई वैसा नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएँ मैं रखता था। चूँकि नेचर मेरा घर वाले भी जानते थे और उसी नेचर की वजह से घर वालों ने हमको दूर भेजा भी था कि अगर जिले में रहेगा तो इस प्रकार से इसका। तो मैं भी सोचा कि चलो ठीक है, जिला छोड़ते हैं और कुछ करते हैं। फिर जो है मैं पढ़ाई किया, वहाँ पे मन लगा के पढ़ाई किया और जो है और इसी दौरान सब चीज़ें होती गई, तो जो उचित लगता था मैं करता। देखिए, शस्त्र रखना या पत्थर उठाना गुनाह नहीं होता मेरी नज़र में, ठीक है? उसका उपयोग अगर मैं उसका दुरुपयोग करता हूँ, किसी बेगुनाह के ऊपर पत्थर मारता हूँ तो वो गुनाह है, ना कि पत्थर उठाना गुनाह है। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो शस्त्र हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, किसी को बचाने के लिए, तो वो मेरी नज़र में गुनाह नहीं। तो वहाँ पे किस तरह से रैगिंग होती थी? जैसे आप लड़कियों के ऊपर ज़्यादा लोग सीनियर रैगिंग करते थे या लड़कों के ऊपर? नहीं, लड़कियों का तो हॉस्टल अलग था, उनसे मतलब अलग। नहीं था। हम तो का बॉयज़ हॉस्टल था। बॉयज़ में जो सीनियर्स होते थे वो रात में उठा लेते थे लड़कों को, लाइन लगा देते थे, ठंडी में कपड़े उतरवा करके ये करना, वो सिंगिंग करो, गाना गाओ, जो है कैंपस नापो, इस तरीके से करते थे, जो कि उचित नहीं होता था। जो कि देखिए, रैगिंग का भी एक तरीका तरीका होता है। होना चाहिए, सिस्टमेटिक एक तरीका। हाँ, हर चीज़ की एक रेगुलेशन है। जैसे किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे तो अब देखिए उसी दौरान एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था एक कॉलेज में, तो उससे और आक्रोश बढ़ा। और जो चीज़ें हम अपने कॉलेज में करते थे, वो मुझे फिर इस चीज़ को जब देखा कि बच्चा एक्सपायर हो गया, सुसाइड कर लिया उसने फांसी के फंदे पे, तो मैंने दूसरे उस कॉलेज में जाकर भी इसका विरोध किया और वहाँ के जो सीनियर जिन्होंने किया था उनको फिर मैंने अरेस्टिंग भी कराई, वो सब जेल भी गए। तो इस प्रकार से काफ़ी हद तक जो है रैगिंग पे वहाँ पर मेरठ कॉलेज में, मेरठ में जेपीएचएम के साथ अन्य जो अगल-बगल कॉलेज थे, मैंने बंद कराया। अभी तो इस समय रैगिंग हमें नहीं लगता है कि किसी कॉलेज नहीं, में अब हो तो रही अब होगी। तो उसके बाद तो लॉ भी आ गया, उसके बाद लॉ। फिर कानून भी आया उसके खिलाफ, तो काफ़ी हद तक। क्या स्टूडेंट लाइफ में रैगिंग ज़रूरी होती है या नहीं? नहीं, ज़रूरी क्या होती है, बस देखिए इतना होना चाहिए कि हम जूनियर हैं तो मुझे सीनियर की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करनी है। करनी चाहिए, रिस्पेक्ट के। और सीनियर का भी ये एक वो होना चाहिए कि अगर ये मेरा जूनियर है तो मुझे इसके भी मान-सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना करो कि उसके साथ मान-सम्मान को ठेस पहुँचाओ, उसके साथ ऐसा कृत्य कर दो कि वो होपलेस हो जाए। एक तो बच्चा परिवार से दूर होके आता है भाई। अब पूर्वांचल के हम ही हैं, मान लीजिए मैं अपने घर परिवार छोड़ के इतनी दूर गया, तो अब सीनियर्स अगर हमारे साथ बदसलूकी करेंगे तो मुझे मन में गलत विचार आएगा। भाई अगर कमज़ोर होऊँगा तो वापस चला जाऊँगा बिल्कुल, छोड़कर, और अगर लड़ूँगा तो वो होगा। तो इससे अच्छा ये है कि भाई हम भी अपने दायरे में रहें, वो भी अपने दायरे में रहें। हम उनका सम्मान करें, वो हमारा सम्मान करें। नहीं, इतना होना चाहिए। आपको क्या लगता था पिस्टल रखने से मतलब क्या माहौल कुछ बनता था या वैसे लोग डरते थे या कैसे? उसके बाद नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। पिस्टल वाली कहानी एक बार बताइए ज़रा, पिस्टल था या लाइटर था? इस पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे। तो चलिए फिर से इसके इसके बारे में गहन से बाद में चर्चा। जी। एजुकेशन के बाद आप फिर कहाँ वहाँ से निकले उसके बाद फिर? उसके बाद हमने जो है जॉब किया। जॉब। जॉब किया एक होटल में, हम एज ए मैनेजर पोस्ट पे थे हम। लेकिन जो है लाइफ बहुत अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन अंदर से फीलिंग्स ये आती थी कि मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ कि तो सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, यस सर, नो सर, और मैं कुछ करने के लिए जो है अलग। तो यही सब सोच करके फिर मैंने जॉब छोड़ा, रिजाइन किया और वापस घर आ गया। तो 2009 2009 चल रहा, तो उस समय आप राजस्थान गए थे करडी सेना ज्वाइन करने के लिए? नहीं या नहीं कैसे? नहीं नहीं 2009 में नहीं गया था मैं। ये तो मामला 2016 का है। अच्छा, 2016 का है। आप 2009 में नहीं रिजाइन कर, 2010 में रिजाइन कर दिया अच्छा। था। और उस टाइम गवर्नमेंट थी बहन जी की, अच्छा, अच्छा। मायावती की सरकार थी उस टाइम। और मैं जब वापस छोड़कर नौकरी आया तो फिर मैंने ठेकेदारी की आरएस डिपार्टमेंट में। मैंने कार्य किया उसमें, जो है अम्बेडकर ग्राम के काम आते थे, तो मैंने ठेकेदारी किया, अच्छा काम किया। 2010 से लेकर के 2014 तक मैंने बहुत अच्छा काम किया, ठेकेदारी किया मैंने। उसके बाद ही मेरा मन उसमें नहीं लगा कि ये काम हमारे लिए बना ही नहीं है। हाँ। अच्छा, जिस ऊपर वाला भेजता है, जिस
उद्देश्य के लिए हर एक इंसान को भेज देता है। जी जी जब लोगों की पुकार आने लगती है कि हमें यहाँ एक मदद की ज़रूरत है, जी। तो ऊपर वाला हमें लोगों के बीच में से एक नेता लीडर पैदा देखिए करता क्या है कि जीवन का उद्देश्य मेरे पैसा कमाना रहा ही नहीं, है। समझा। हमारे जीवन का देखिए पैसा उतना महत्वपूर्ण है जितना कि आपके जीवन की चलाने के लिए चीजों को चलाए भाई। अगर बच्चे हैं ज़रूरतें तो पूरी हो जाए। उनकी पढ़ाई लिखाई, अपना पर्सनल खर्चा जो होता है, परिवार खर्चा, बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों रुपए मतलब कमा कर रखना मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा था। मेरा उद्देश्य ये रहा कि अगर मैं पृथ्वी पर आया हूँ, अगर ईश्वर ने मुझको भेजा है किसी रूप में, क्षत्रिय रूप में भेजा है अगर, तो क्षत्रिय का जो धर्म है उस धर्म का पालन करूँ और समाज के हित के लिए, धर्म के हित के लिए कार्य करूँ। कम से कम ऐसा हो कि मेरे जाने के बाद लोग कम से कम, भाई याद तो कोई नहीं करता, लेकिन हाँ अगर कुछ डिफरेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नाम रहेगा ही। तो पैसे से ज्यादा महत्व मैंने अपने इन कार्यों पर दिया। ये तो आपकी मतलब बैकग्राउंड की चीजें रही, आप कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। आप आज के समय में पूरे देश में जाने जा रहे हैं। जब से कर्णी सेना आप ज्वाइन किए, कर्णी सेना की वजह से कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व बहुत बहुत ग्राफ बहुत ऊंचा गया है। हर युवा स्टेटस लगाता है, बहुत लोग शेयर करते हैं। कर्णी सेना जब पहली बार आप ज्वाइनिंग करने गए थे, तब अकेले गए थे या किसी के साथ नहीं, गए थे? ज्वाइन करने नहीं गया था एक्चुअली। वहाँ पे आनंद पाल जी थे, उनकी हत्या हुई थी। उस हत्या में एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन था राजस्थान में, तो हम लोग वहाँ गए थे। उस टाइम मैं क्षत्रिय महा का प्रदेश अध्यक्ष था। अच्छा अच्छा जी। तो मैं क्षत्रिय महासभा के लिए कार्य करता था। तो बेसिकली देखिए, क्षत्रिय महासभा के लिए मैं कार्य तो करता, लेकिन क्षत्रियों का ये नहीं है कि मैं क्षत्रियों को एकत्रित करूं और क्षत्रियों को मजबूत करने के लिए कार्य। भाई क्षत्रियों को एकत्रित करना और उनको मजबूत करना, उस मजबूती के माध्यम से हम समाज के अन्य वर्गों के हितों के लिए कार्य करना, ये मेरा उद्देश्य था। हम क्षत्रिय हितों के लिए भी बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप देखते होंगे हर तरीके से। मैं उनके साथ भी अन्याय अगर होता है कहीं भी, ये नहीं कि केवल जिले में ही, कहीं प्रदेश में होता है, अगर अन्याय हो रहा है तो मेरा एक फर्ज है कि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूं। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये भी प्रायोरिटी रहती है कि अन्य बिरादरियां जो है, अन्य छोटी कास्ट में, चाहे वो भी का, मैं इवन ये भी नहीं सोचता हूँ कि अगर किसी अन्य संप्रदाय का है, अगर वो मेरे पास आया तो यार नहीं यार, अन्य धर्म का है, अगर वो दरवाजे पे आया तो ये क्षत्रिय धर्म है हमारा, कि मैं उसके लिए स्टैंड करूं, उसका साथ दूं, अगर वो सही है तो उसके लिए लड़ूं। जब आप ज्वाइनिंग करने गए, सॉरी उसके लिए आप गए थे धरना, वो तो वहाँ पर कर्णी सेना, मतलब कर्णी सेना उस समय वहाँ पर सक्रिय थी। वहाँ सक्रिय थी, बहुत अच्छी सक्रिय थी। और जो है सुखदेव दादा और अम्मूपाल, सूरजपाल अम्मू जी, हम मुलाकात हुई वहीं पर, जो है उनके द्वारा। क्या ऐसा वो लोग आपके अंदर देखें, आपको आके पूरे यूपी की जिम्मेदारी, राष्ट्र अब ये चीज तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा हमारे। देख, नेतृत्व करने वाला जो होता है ना, उसको, अब जैसे मैं ही हूँ, मैं अगर इसका नेतृत्व कर रहा हूँ तो मैं एक व्यक्ति को देख करके समझ जाता हूँ कि इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, ये किस स्तर तक कार्य कर सकता है। ऐसे जिलाध्यक्ष बनाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि हाँ, जिलाध्यक्ष के लायक है और जिले को संभाल लेगा। अगर मैं देखा हूँ कि मंडल के लायक है तो मंडल अध्यक्ष के बना दो उसको मंडल, प्रदेश के लायक है तो प्रदेश स्तर पर रखता हूँ। तो वो आप जब कार्य करने लगेंगे तो आप इतनी मतलब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी आपको देख करके व्यक्तिगत की क्षमता को, कि आप, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो हमारे अंदर। जब पहली बार शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में कर्णी सेना की, उस समय हमें नहीं लगता कोई जान रहा था। पहली बार जब आप आए थे, अब कैसा लग रहा था? नर्वस नहीं हो रहे थे? हम अकेले हैं, गलत ज्वाइनिंग कर लिया संगठन? ऐसा था कि मैं जब ज्वाइन कराया तो मैंने खुद उसको मना किया। हमने कहा मैं स्वयं प्रेजेंट टाइम में संगठन नेतृत्व कर रहा हूँ, तो ये है कि आप आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा, आपके दिशा निर्देश जो होंगे उसका भी कार्य किया जाएगा, क्योंकि पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा कभी भी, न क्षत्रिय महासभा में, नहीं कर्णी सेना में। मैंने हमेशा अपने कर्म को महत्व दिया है और उसी कर्म की वजह से आज जो हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा कि आप पद मत दीजिए, जो भी आप चाहते हैं वो चीजें वहां पर होंगी। आप यूपी में जिस लायक हम हैं, आप कभी आएंगे, आप जो भी इस प्रकार करते होगा तो हम आपका साथ देंगे हर तरीके से। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये देखना है। तो वीरू भाई उसमें प्रदेश अध्यक्ष और मैं उस प्रदेश उपाध्यक्ष को यहाँ पे। पर आपके वीरू भाई हमारे बहुत ही समझ लीजिए कि एक छोटा भाई है हमारा वो। बिल्कुल। और छोटे भाई का फर्ज ने हमेशा निभाया। आप लोग जोड़ी बहुत लोग कहते हैं जय वीरू शोले वाली मूवी की तरह, क्या है? नहीं, वो समझ लीजिए कि बॉन्डिंग आप लोग बहुत अच्छी रहती है। नहीं, वो हम, अब ये मैं कहता हूँ कि वो हम दोनों एक कोख से नहीं पैदा हुए, लेकिन समझ लीजिए एक माँ के बेटे की तरीके हैं। वो एक बड़े भाई की तरह, अगर मैं उसको डांट भी देता हूँ कभी, तो कभी चीज के बुरा नहीं मानता। कोई चीज एक बार समझाया तो समझ जाता है, कभी वो नहीं। और वही बहुत रिस्पेक्ट हमारी करते हैं, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भाई मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पहली बार जब आपका कर्णी सेना जब उत्तर प्रदेश में, पहला कार्यक्रम आप कहाँ के थे? क्या था मुद्दा? वो पहला कार्यक्रम क्या था? देखिए, जो पहला मुद्दा हमारा था, जिस प्रकार से हम लोग ये आजकल देखते हैं कि कहीं कोई मामला होता है तो हम लोग जाते हैं वहाँ लड़ाई लड़ते हैं, तो पहला मुद्दा था गाजीपुर का ही।
गाजीपुर में खानपुर थाना था, उस थाने क्षेत्र में एक हत्या हुई थी एक बालक की। वो बालक बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि धर्म के लिए कार्य करता था, क्षत्रिय था वो, शिवम सिंह नाम था उस बच्चे का, और उसकी हत्या हो गई थी। एक बंदर का बच्चा मर गया था, उस बच्चे को उसने जो है जहाँ गाड़ा था उसी स्थान पर उसने मंदिर बनवा दिया था, और उसके बगल में ही मुस्लिम बस्ती थी, और उन लोगों ने उस मंदिर को रात में तोड़ दिया। तो वहीं से कुछ विवाद हुआ उसका, और उसी विवाद को लेकर के बाद में उसकी हत्या हो गई थी। उसी हत्या की जानकारी प्राप्त हुई, उसमें हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था, और पुलिस उसमें जो है लीपापोती कर रही थी। तो उसकी जब जानकारी हमको 10 दिन बाद प्राप्त हुई तो हम लोग गए, और वहाँ पे जो भी परिवार का कहना था कि भाई इन लोगों के द्वारा हत्या की गई, बुलाया गया रात में उसको भोजन पे, और रात में भोजन पे बुलाकर किसी बहाने उसकी फला लोगों की हत्या कर दी गई। तो सारी चीज़ें जानकारी निष्पक्ष रूप से जानकारी करके जब सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर लिए कि हाँ भाई इन लोग, तो इस चीज़ को हम लोगों ने प्रशासन के समक्ष रखा, पहुंचे प्रशासन समक्ष रखी चीज बातें, और प्रशासन इस चीज़ को माना भी। बाद में गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद जांच हुई, पड़ताल हुई, और जो उन लोगों ने हत्या की उनकी गिरफ्तारी हो गई, सब जेल गए। तो वहीं से हमारे एक मन में ये हुआ कि हाँ यार, ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं, बहुत से ऐसे क्राइम होते हैं, उसमें पुलिस की अनदेखी की वजह से, सक्रियता न होने की वजह से, और क्या होता है कि एक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है। तो उस पर हम लोग को वर्क करना चाहिए, वर्क करते हैं आप। उसके बाद फिर धीरे धीरे कड़ी सेना लोग ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिए। आज के समय में कितने मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपके जिला अब यूपी में हमारे लगभग जितने भी जिले हैं, लगभग 75 जिले हैं, तो लगभग सभी जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सक्रिय सदस्य हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा क्या है ना, हमारे इंडिविजुअल बहुत होते हैं। जैसे अगर हम जिस जिले में जाते हैं तो हमको खुद ही नहीं पता होता कि हमारी कौन वहाँ पे, क्योंकि फॉलोअर्स बहुत हैं संगठन करणी सेना के। तो ये मान के चलिए कि 2017 में हमारा, 2019 में हमारी जो कैलकुलेशन था वो 9.5 लाख के करीब थी, और 2023-24 चल रहा है, तो मान चलिए कि 25-30 लाख के करीब हमारे रजिस्टर्ड संगठन है। बाकी उससे जुड़े होंगे करोड़ों लोग। हाँ, जानते हैं। और अब ये तो यूपी का है, यूपी की बात आप हमने जो अपनी बनाई, ये गुजरात में बनाई करणी, वहाँ पे हमने अमित सिंह को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। उसका फिर बिहार में है, हरियाणा में है, बाकी राजस्थान टीम देख ही रही है। इस प्रकार से सब लगभग इधर। करणी सेना एक मूवी का जो है विरोध किया था रानी पद्मावत का, क्या मैटर था उसमें, क्यों आप लोग विरोध कर रहे थे? उसमें मसला ये था कि देखिए माता की एक तस्वीर उसमें थी, जो कि हमको अंदर से कुछ जानकारी प्राप्त हुई कि इस प्रकार से स्वप्न देख रहा है खिलजी, और स्वप्न में माता के साथ वो कुछ गलत हरकतें कर रहा है। उसी सीन को लेकर के विरोध प्रदर्शन था, तो हम ये चाहते थे कि वो सीन कटे। बाद में वो सीन कटी, और ऐसे 2-4 चीजें थी उसमें जो क्षत्रियों के लिए मतलब क्षत्रियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने चाहिए थी। तो उन चीजों को लगभग 36 उसमें कट थे, और उसको 36 कट थे, और डायरेक्टर ने स्वयं इस चीज को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद फिर फिल्म अच्छी रही। वहां से करणी सेना का पूरा वर्चस्व मतलब बॉलीवुड में भी दिखने लगा। देखिए आप कोई भी फिल्म बनाइए, अगर आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये करणी सेना को मंजूर नहीं है। आप कोई भी चीज़ बनाइए आप मनोरंजन के लिए, लेकिन अगर आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हमारे मान स्वाभिमान सम्मान के साथ, हमारी महिला जो हमारी जिन्हें हम देवी का रूप समझते हैं, उनके साथ अगर आप ऐसा कृत्य करेंगे तो भाई ये चीज़ें हम लोग मंजूर नहीं। आज पुरुष मूवी एक आई थी जो भगवान राम के लिए मूवी थी, और अयोध्या में लगी थी, मैंने उसको चलने नहीं दिया था, 2 दिन में उसको मैंने हटवा दिया था वहाँ से। और उसमें ये भी ये था कि भगवान राम की आपने स्थिति उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से भगवान राम का चित्रण किया था। माता सीता को किस प्रकार के ड्रेस पहनाए गए थे, उसमें अंडर आर्म्स पहना करके नाव पर बैठा दिया गया था उसमें। इस प्रकार की माता सीता ने हमेशा अपने सर पे पल्लू रखा। मतलब कि आप फिल्मों में क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, हर बार ये चीजें देखिए, आप इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हो, फिर हमारे धर्म ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हो, तो ये सब चीजें मंजूर नहीं है। हमने माता सीता को जिस रूप में देखा है, हमने भगवान श्री राम को जिस रूप में देखा है, हम उनको उसी रूप में देखना पसंद करेंगे। अगर आप उसके साथ 1% भी करेंगे तो हम फिर वही करेंगे जो आप। तमिलनाडु में आपके कितने कार्यकर्ता हैं? क्या करणी सेना एक्टिव है तमिलनाडु में? तमिलनाडु में करणी सेना के भी उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, संगठन हमारा वहाँ पे इतना मजबूत है कि प्रशासन शासन को जवाब दे सकता है। अभी वहाँ के एक मुख्यमंत्री थे, कुछ बयान दे रहे थे उल्टा सीधा। स्टालिन का एक जवाब था कि वो सनातन धर्म के खिलाफ था, कि सनातन धर्म में कीड़े के तरीके है, इसको हम समाप्त कर देंगे। तो सनातन धर्म कीड़ा नहीं है, सनातन धर्म से ही आपकी उत्पत्ति हुई है, और सबसे पुराना अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में अगर कोई अन्य धर्म है, मान लीजिए अगर हम कहते हैं इस्लाम, इस बात को
आप अगर जाएंगे इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो इस हिंदुस्तान के अंदर अगर 95% मुस्लिम जो भी होंगे, आप उनकी बैकग्राउंड हायरार्की निकालेंगे तो 8 पुश्त पहले वो कहीं ना कहीं से जेनेटिक उनका जो अंदर डीएनए है ना, वो आपको हिंदुओं का ही मिलेगा। आपका हमारे बहुत से मुसलमान मित्र हैं। हाँ, मैं इस पे भी आऊंगा। आप थोड़ा सा इस पे एक बार बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि आप जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इधर उधर, हिंदू को मुसलमानों में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस पे आप बहुत ज्यादा विरोध किए थे अयोध्या में। हिंदू को मुसलमान में नहीं कहते, हिंदुओं को ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ईसाई में कन्वर्ट, ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके खिलाफ मेरा मुहिम थी, क्योंकि देखिए क्या है, सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, धर्मांतरण पे वो कार्य कर रही है, हिंदू मुस्लिम पे वर्क कर रही है, लेकिन अभी तक मैंने ये ठोस रूप से नहीं देखा कहीं वो ईसाई मुस्लिमों पे कार्य करते हुए निकल। ईसाई पे नहीं कार्य कर रहे, तमाम ऐसे अपने जिले ही नहीं, ऑल ओवर यूपी नहीं छोड़िए, आप ये देखिए, कोई आप नीचे चले जाइए, तमिलनाडु, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, उधर पांडिचेरी हुआ, नागालैंड हुआ, आप चलिए, आप देखेंगे कि 70% की आबादी जो है ईसाई हो गई, ईसाई हो गई है। और इसका मूल वजह क्या है कि हमने उनको छूट दे रखा है। वो हमारी जो भोली भाली जनता है उनको पैसों का लालच देके उनको किसी प्रकार की उनकी जैसे धर्म परिवर्तन मान लीजिए होता है, लोग करवा लेते हैं जबरदस्ती, जैसे इसके कारण जबरदस्ती नहीं हो रहा है, ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये तो इसका हाँ रीजन क्या है? कोई प्रॉब्लम होती है? क्यों आदमी दूसरे धर्म में जाता है? क्या अपना धर्म अच्छा नहीं लगता है दूसरे धर्म में जाता है, या कोई फाइनेंशियल चीजें रहती है? क्या रीजन मेन आदमी इसके पीछे? जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनमें सभी लोग एक ही टारगेट होता है, वो एकदम जो सबसे दबा कुचला समाज का एकदम जो वो है, वो बीमारियों से ग्रसित है, जो पैसों की दिक्कतों से झेल रहा है, जिसपे समाज, जिसपे जो हमारी सरकार की नजर जहां नहीं पहुंच पा रही है, वो उस एरिया को टारगेट करते हैं, उस एरिया में जाते हैं, वहां पर लोगों को से मिलते जुलते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको अपने धर्म के विषय में बताते हैं, ईसाई मतलब जो ये है कम्युनिटी उसके बारे में बताते हैं, उनकी किताबों उनको बांटते हैं, उनको बताते हैं कि भाई अगर आप इनकी पूजा करोगे, इनको मानोगे, तो आपके धर्म, आपकी जो बीमारियां हैं वो सही हो जाएंगी, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं उनको सब। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को उनकी वजह से वो बेचारे अपना धर्म परिवर्तित करके और दूसरे धर्म में चले जाते हैं। तो इस पे तो सरकार को वर्क करना चाहिए ना। जैसे धर्म परिवर्तन का बिल अब पास हुआ है, उस टाइम जब हम इस पे जब से कार्य कर रहे हैं, उस टाइम में धर्म पास नहीं था, इस पे कोई ऐसा बिल पास नहीं था, ना इस पे कोई कानून बना था। तो पुलिस को भी कार्य करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, भाई चलिए पकड़ तो लिया, लेकिन अब इसको किस धाराओं में अब कितने दिन तक आदमी रहेगा, तुरंत छूट ही जाएगा। लेकिन अब ये है कि हाँ, मतलब राज्य सरकार ने इस पे वो किया, और राज्य सरकार ने इस पे कानून भी बनाया है, तो अब ये इस पे कुछ जो है हो रहा है। जो है, आपको लगता है कि आपका करणी सेना कितने हद तक इसको रोक सकती है? जहां तक जानकारी होती है हम लोग उस पे कार्य करते हैं। अब आम समाज भी जागरूक हो गया है। हम लोग जैसे कि हम एक लीडर का कार्य ये होता है कि फ्रंट पे आकर के लड़ाई लड़ना, और बाकी कार्य तो समाज का होता है ना, कि वो कहाँ कहाँ हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको देती, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग अपने टीम को वहाँ भेजते हैं। बाकी कार्य जो है पुलिस प्रशासन के माध्यम से होता है। तो कार्य चल रहा है इंटरनली, जहाँ अयोध्या से लेकर के अन्य जिलों में भी ऑल ओवर यूपी में हमारी टीम सक्रिय है, और जहाँ तक है इस पे अच्छे से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि आने वाले समय में इस जो खोखला करने वाली ये रणनीति चल रही है ईसाई मुस्लिम की, उसको हम समाप्त कर देंगे। क्या आपको लगता है कि जैसे अगर एक बार आदमी धर्म परिवर्तन होने के बाद फिर पुनः अपने धर्म में वापस आ सकता है या नहीं आ सकता? लिखा पढ़ी में कोई उनका वो नहीं होता है, वो मानते हैं अभी। क्योंकि देखिए जो दलित समाज का है, जो अधिकतर जो हमने देखा 99% वो दलित समाज को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दलित समाज आरक्षण का लाभ ले रहा है, हर चीज का लाभ ले रहा है, उनको मिल रहा है सारी चीजें, तो लिखित में तो वो रहेंगे वही, लेकिन वो धर्म का पालन करेंगे ईसाई में। तो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन यह है कि अब उस पर कार्य सरकार भी कर रही है और संगठन भी कार्य कर रहा है, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में इस पर जो है काफी हद तक रोक प्रतिबंध लगेगा। बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सरकारी इक्विपमेंट देखते हैं खराब हो जाते हैं, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वहाँ के आदमी लोग परेशान होते हैं, शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। इस पे करणी सेना किस तरह से मदद करती है लोगों की, किसी की इलाज करवाने के लिए, किसी शादी ब्याह अभी नहीं किया जा रहा है, अभी इसकी आगे का देखिए, संगठन 1 रुपए चंदा नहीं लेता है। हम जो भी कार्य करते हैं हम अपने सेल्फ, जो हमारी जो पॉकेट मनी है, जो हमारी अपनी पर्सनल अर्निंग है, उसी पे हम कार्य करते हैं। न संगठन 1 रुपए का चंदा लेता है करणी सेना, और न ही हम सदस्यता शुल्क लेते हैं। जो भी कार्य हो रहा है, देखिए क्या है ना कि यदि एक जो लीडर होता है ना, जैसे हम जिस दिन हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लगेंगे तो हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। हम कार्य करते हैं समाज के लिए,
तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम समाज के हित के लिए, आप पता चले कि जो है सदस्यता शुल्क हमको कोई, हम पार्टी चला नहीं रहे हैं कि हमको, अब जिस दिन लगेगा कि नहीं हमको समाज की आवश्यकता है तो समाज से उसकी बात की जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि, और जहाँ तक रही इसकी बात शादी ब्याह की, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि संगठन के द्वारा राष्ट्रीय पदाधिकारी हुए, प्रदेश के पदाधिकारी हुए, मिल करके अपना शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं। उसकी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी हम लोग नहीं करते हैं कि हम लोग ने यहाँ ये किया वहाँ किया, कोई मीडियाबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसकी मदद करना होता है शांतिपूर्ण ढंग से चुपके साफ कर दिया जाता है, और उसकी जानकारी भी किसी को नहीं है, और यही इसी को मैं मानता भी हूँ कि यही मदद भी है। हाँ, वो वाली मदद अलग होती है जिस प्रकार से हम लोग जाते हैं कहीं हत्या होती है कहीं, वो जरूरी होता है, क्योंकि वो समाज को दिखाना जरूरी होता है कि देखिए अन्याय यहाँ पे हो रहा है और उसमें आप हमारे साथ दीजिए, तो इसलिए वो हमारे साथ देते हैं। बाकी इस प्रकार की चीजें, जैसे कि आपने बताया कि जो सरकारी इक्विपमेंट्स खराब, तो उसमें क्या, देखिए जिले में भी हमारी स्थिति यही थी कि आपसे हमारे जो जिला अस्पताल है उसमें एक्सरे मशीन खराब थी, उसमें जो है सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, उसमें जो है अल्ट्रासाउंड मशीन खराब था। तो इस पे मैंने बात किया, वहाँ जाकर मैंने बात देखा, वहाँ के लोग क्या थे कि जो भी जाता था पीड़ित, पता चले कि सीटी मशीन खराब है, अल्ट्रासाउंड, तो बाहर से जाओ। अब बाहर से जाओ तो कम से कम 2000 रुपये उसका लगेगा। तो जो गरीब आदमी बेचारा जा रहा है सरकारी अस्पताल में, उसके पास दवा लेने के पैसे होते नहीं है, वो कहाँ से जाएगा जो है 2000 खर्च करने। तो इस पर हमने कार्य किया, और आज के टाइम में जो है जहाँ जहाँ पे हमने कार्य किया वहाँ पे कार्य ठीक है, चीजें संतोषजनक है, और जहाँ पे नहीं है वो उस पे है। क्या कभी एक दिन ऐसा आप लोग अपने करनी सेना के लिए यूपी में रख सकते हैं कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक कार्यकर्ता है, एक एक हॉस्पिटल अगर एक एक दिन में अगर जाए, हमें लगता है एक दिन में 70 से 75 हॉस्पिटल सही करवा सकते हैं आप लोग। ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर प्लान में है कि हम लोग पहले समाज और फिर समाज की जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों पे, सब पे अभी हमने जो है गौशालाओं पे कार्य किया। गौशालाओं की स्थिति ये है कि सरकार से खूब पैसा आ रहा है, चारा के लिए आ रहा है, उनके व्यवस्थाओं के लिए आ रहा है, लेकिन वो पैसे वहां पे खर्च ना होकर जो इस पे जो संचालक हैं वो सब अपने ऊपर खर्च कर ले रहे हैं। स्थिति ये थी कि गाय ऐसे मरी पड़ी हुई हैं, वीडियोस मैंने एक बार पोस्ट भी किया था, उस पर यही बाराबंकी का मामला था, तो फिर कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड भी हुए काफी लोग। तो जो है इस पे भी हमारे नजर है, गौशालाओं पे भी नजर है। गौशालाओं की क्या स्थिति, हम गाय के लिए खूब मुहिम छेड़ रहे हैं, गाय बचा हम गाय कटने नहीं देंगे, ये नहीं कर देंगे, बहुत से संगठन भी इस पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेन क्या है कि गौशालाओं में स्थिति आप जाकर स्वयं देखेंगे, कभी आप कैमरा लेकर जाइएगा, वहां देखिएगा स्थिति क्या है। गायें जो है बेचारी भूख से तड़प रही हैं, उनके लिए इतना चारा है न, चोकर है न कुछ है, कोई व्यवस्था नहीं, पानी तक नहीं रहता है। तो इस पे भी कार्य किया जा रहा है, और ये हमारे फ्यूचर प्लान में, और उस पर अच्छे से कार्य करेंगे हम लोग कि कम से कम जो सरकार से जो चीजें मिल रही हैं वो उन तक पहुंचे। बिल्कुल, बीच में जो ये चारा घोटाला हो जा रहा है, वो चारा घोटाला ना हो पाए। अभी अभी जब बलिया में एक कांड हुआ था, ठाकुरों की कुछ हत्या हुई थी, तो वहां पे एक दूसरा कार्यक्रम 30 नवंबर को शायद था, 30 नवंबर को था। अभी वाला जो नहीं, अभी जो नहीं, वो देवरिया का प्रकरण, देवरिया का एक प्रकरण था। तो वहां पे हम देखे कि एक धारा 144 पहले से ही लगा दी गई थी, कार्यक्रम होने से पहले ही, और पूरे जिले को एकदम छावनी बना दिया गया। और करनी सेना क्या, मतलब प्रशासन किस तरह से डरता है, क्या डर लगता है उनको, या समाज में किस तरह से आप क्या काम करने वाले होते हैं, पूरा डरता नहीं है, खाली हो जाता है। ये होता है कि देखिए, आप जब सत्य की लड़ाई लड़ेंगे ना, तो आपको जन समर्थन भी मिलेगा, और आपके अंदर खुद ही एक ऐसी कैपेबिलिटी रहेगी कि आप किसी से भी लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं सरकार हो चाहे कोई भी हो। तो वहां 3 हत्याएं हुई थी, निहाल सिंह की, विशाल सिंह की, और एक अजीत सिंह थी। तीनों की हत्याएं हुई थी। तीनों हत्याओं में जो है परिवार को जब लगा कि उनको वो नहीं मिलेगा न्याय, तो उन लोगों ने संपर्क किया करनी सेना से, और हम लोगों वहां पे जो हमारे जो दायित्व होता है उस तरह को निभाया। उसमें 9 इनकाउंटर हुए। प्रशासन ने अपना जो भी करना था उन्होंने अच्छा किया, 9 इनकाउंटर किया। बाकी लगभग 4-5 गिरफ्तारियां भी हुई, 2-3 गिरफ्तारियां भी बाकी हैं, उस पर अभी कार्य कर रहा है। उसी दौरान माताजी का निधन हो गया था वीरू भाई के, तो उस दिन का वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। लेकिन यह है कि जो बाहर से हमारे संगठन से लोग आए थे वो वहां पर गए, प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन ने उनको समझा बुझा करके और चीजों को किया। जो आप राजनीतिक किसी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते हैं, या राजनीतिक समाज सेवा ही? राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जाता है किसी भी। हम हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, जो हिंदुत्व का कार्य करता है, जो धर्म के लिए कार्य करता है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। जो धर्म के साथ है, जो हिंदुत्व के साथ है, जो सच्चाई के साथ है, हम उसके साथ हैं। सनातन धर्म को लेके आपको क्या लगता है, सनातन धर्म खतरे में है या नहीं है? नहीं, सनातन धर्म जब तक क्षत्रिय जीवित है पृथ्वी पर, तब तक सनातन धर्म कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक एक क्षत्रिय है पृथ्वी पर, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग बहुत चीजें करने वाली नहीं है इस मंच पे, लेकिन ये है कि जिस दिन सनातन पे उंगली उठेगी, वाकई
खतरा आएगा तो करणी सेना को आप देखेंगे क्या किस रूप में होगी। ये तो बस अभी चल रहा है न्याय के लिए जो चीजें चल रही हैं, वो बाकी हमारे दिमाग में है कब क्या करना है। और हम तो ये कहते हैं कि तो ये हमारा जो विरोध है किसी संप्रदाय से नहीं है ना। हम अगर हम इसका विरोध करते हैं क्या नाम है ईसाई मिशनरियों का, तो इसलिए नहीं करते हैं कि वो, हम इसलिए करते हैं कि वो हमारे धर्म को देखो, हमारे धर्म पे टारगेट करोगे, हमारे धर्म को अगर आप दिक्कत दोगे तो हम आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेंगे। अभी एक महिला थी गुजरात में शायद जो अदर कास्ट की थी, आप लोग उसका सपोर्ट क्या किए थे, क्या कौन सी कहानी थी अभी? कौन सी? एक गुजरात में भी कोई कांड हुआ था, गुजरात या सूरत में कोई एक दलित महिला के साथ कुछ हुआ था। नहीं, ये मामला राजस्थान का है, परसों का मामला है। परसों का मामला है। इसमें जो घोड़ी से उतार दिया गया। हाँ, घोड़ी से जो उतार गया था स्टेज से। नहीं, देखिए ये अगर जिनके द्वारा किया गया घोड़ी से उतार दिया गया, ये जिसके द्वारा भी किया, चाहे वो किसी भी समाज के द्वारा किया, हम कहते हैं क्षत्रिय समाज, चाहे किसी भी अपर कास्ट या किसी के साथ भी अगर किया गया, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जिस प्रकार पृथ्वी पर पैदा होने वाले हर जीव को सम्मान का अधिकार है, हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है। मैं ये मानता हूँ अगर वो दलित समाज का था तो उसको भी पूरा अधिकार है, घोड़ी पे नहीं, वो हर प्रकार से कुछ ही हमारी ये वो नहीं कि अगर वो घोड़ी पे जा रहा है तो मैं उसको उतार दूं। तो पृथ्वी पर पैदा होने हर व्यक्ति को जो है सम्मान का अधिकार है और हमें उनको सम्मान देना चाहिए। ये गलत जिक्र जिसके द्वारा भी किया गया वो पूर्ण रूप से उसके साथ संवैधानिक कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। करणी सेना का उद्देश्य क्या है? मतलब समाज में सेवा करना या कभी राजनीतिक पार्टियों का किसी सपोर्ट करना? अभी तो केवल ये है कि भाई हम समाज के हितों के लिए कार्य करते हैं। जो हमारे पास जो मामले आते हैं उनको निष्पक्ष रूप से उसको जांच कर पड़ताल की जाती है। अगर वो वाकई पीड़ित है और उसके साथ देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, तो हम उसका साथ देते हैं निष्पक्ष रूप से, और यही हमारा कार्य है। और बाकी धर्म के लिए कार्य करना, सनातन धर्म के लिए कार्य करना, साधु संतों के लिए कार्य करना। अभी एक संत महात्मा हमारे घर पे कल की डेट में आए थे, उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई है राजीव सुल्तानपुर में, और मैं तो अभी यहाँ पर हूँ लखनऊ में, तो मैंने उनको समय दिया 2 दिन बाद मैं महाराज जी आता हूँ। आप जो भी उनके साथ किसी पुलिस अधिकारी ने उनके बाल पकड़ के उनको मारा पीटा, उनको ठंडी बताया कि हमको भैया नहला दिया, मैं वस्त्रों में कम से कम 6-7 घंटे भीगा रहा, मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे साथ बड़ी बदतमीजी किया उन्होंने। तो ये सब चीजें आप संत महात्माओं के साथ रिस्पेक्ट करते होगा तो भाई करणी सेना उनके लिए पूर्ण रूप से स्टैंड करेगी, हर प्रकार की लड़ाई लड़ेगी, चाहे प्रशासन हो, शासन हो, कोई भी हो। आने वाले समय में आप एक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या किस तरह से लोग जागरूक रहे, समाज को अपने धर्म की रक्षा किस तरह से कर सकते हैं? देखिए क्या है कि आप आज का जो जनरेशन है आप देख रहे हो कि समाज नहीं, उस स्वयं के लिए ही समय नहीं निकाल पा रही है। समाज के लिए तो छोड़िए, जी बिल्कुल। एक परिवार नहीं संभाल पा रहा है इंसान, परिवार को जो है परिवार का लीडरशिप नहीं कर पा रहा है, समाज का लीडरशिप तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम समाज की लीडरशिप करते हैं तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही आज के टाइम में बहुत मतलब ऐसा कार्य है कि जो एकदम आज के टाइम नामुमकिन है। भाई आप 5 आदमी को नहीं मैनेज कर सकते हैं, हम 500 की संख्या में, 5000 की संख्या में, 50,000 की संख्या में लोगों को अगर मैनेज करते हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा। इसके लिए क्या है कि स्वयं आपको सही होना पड़ेगा हर चीजों हर तरीके से। मतलब आपके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए कि साहस सबसे बड़ी चीज, आपके अंदर होना चाहिए कि नेतृत्व की क्षमता, आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, ये चीज आप सामने वाला प्रदर्शित मतलब समझ सके कि हाँ आप जो लड़ रहे हैं सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये होना चाहिए कि आपके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं इससे आपको फ्यूचर में क्या लाभ होगा, आपको मन में ये हो कि हाँ मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो समाज को इसका बेनिफिट मिले, ना कि मुझे। तो जब तक ये चीजें समाज का व्यक्ति नहीं समझेगा कि हाँ ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, तब तक जो है तो यही सब चीजें हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई आज का जो युवा है वो भी हमारे साथ आए। हम ना युवा का कि धन से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें धन का वो करे, ना मैं चाहता हूँ कि वो उसका समय भी ना बर्बाद हो। जैसे कि हम लोग आंदोलन करते हैं, हर महीने 4-5-6 आदमी आंदोलन करते हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो है समाज का जो युवा है वो ना उसका समय बर्बाद हो ना उसका धन बर्बाद हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है इस चीज पे भी मेरा फोकस रहता है कि किसी का समय किसी का धन बर्बाद ना हो और आसानी से जिस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको न्याय भी मिल जाए। बहुत सारे किसान रहते हैं जो आपके पास, किसानों को बहुत सारी समस्याएं रहती है, उनकी फसल नहीं बिकना, टाइम से पैसे नहीं मिलना, बहुत सारे किसान करीब 1 से 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर लेते हैं हर साल। इसके बारे में आप लोग कभी सोचते हैं? इसके लिए हमारा किसान हमने प्रकोष्ठ बनाया है, उस किसान प्रकोष्ठ में हमारे जो हैं भाई वो इस पे भी कार्य कर रहे हैं। हर जिले में अपना किसान प्रकोष्ठ है वो, और वो उसमें जो है अपना किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो अपना जिला स्तर पे अपने
निपटा देते हैं। अधिकारियों से मिलकर निपटाते हैं जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ती है। और उनकी समस्याएं ऐसी होती हैं कि बहुत ज्यादा, भाई गन्ना समस्या से लेकर के आप बस छोटी-छोटी डीएम से लेकर एसडीएम तक ही मामले सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे लोग की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मिल जाएंगे, वो जिला स्तर पे ही सॉल्व हो जाता है। जिला स्तर पे सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों अभी अब अगर आप वीडियो को देखें, पूरा लास्ट तक देखे होंगे, बहुत सारे लोग चैनल पर आते हैं जो पूरी वीडियो देखने के बाद भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, नए-नए लोग आते रहेंगे, ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरियाँ आपको मिलती रहेंगी, कहानियाँ मिलती रहेंगी, जो आपको कहीं अगर समाज में आपको लग रहा है कि हम कहीं दब रहे हैं या हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसे लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जो कदम से कदम मिलाएँगे निस्वार्थ भाव से। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।